नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी आज की लीड स्टोरी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से जुड़ी है, जिसे भारत लाने के रास्ते की आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। साथ ही देखेंगे प्यूर्टो रिको में नए साल के पहले अचानक क्यों गुल हो गई बत्ती, और नए साल पर भी जारी रहा जॉर्जिया की संसद के सामने विरोध प्रदर्शन। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके बाद यानी कि जॉर्जिया के बाद हम चलेंगे उत्तर कोरिया और जानेंगे कि उत्तर कोरिया के तानाशाह और उनकी बेटी एक बार फिर कहां पर आए नजर। साथ ही दिखाएंगे आपको सीरिया की राजधानी दमिश्क में किस तरह किया गया इस बार नए साल का स्वागत। लेकिन आज लीड स्टोरी से पहले एक और अहम खबर आपको बताते हैं जो अमेरिका से आ रही है। तो आपको बताएं, अमेरिका में नए साल की शुरुआत आतंकवादी हमले से हुई। न्यू ऑर्लिन्स के बारबॉन स्ट्रीट पर तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने भीड़ को रौंद दिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। न्यू ऑर्लिन्स के मेयर लाटोया कॉन्ट्रेल ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मौके पर एक विस्फोटक डिवाइस भी मिला। हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायल लोगों को आसपास के 5 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में यह आतंकी हमला हुआ है। शुरुआत में ऐसा लगा कि कहीं कोई हादसा तो नहीं, लेकिन जब जांच मुकम्मल हुई शुरुआती, तो उसके बाद यह ऐलान किया गया वहां के मेयर के द्वारा कि यह एक आतंकी हमला है, कोई हादसा नहीं है। और जो हमलावर था उसे वहीं पर ढेर कर दिया गया। सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि शहर पर एक आतंकी हमला हुआ है। इस बारे में अभी जांच चल रही है। मैं इस बारे में बाद में और जानकारी दूंगी। मैं इस बारे में व्हाइट हाउस, गवर्नर और सभी लोगों से सीधे संपर्क में हूँ। and of course a unified command who is present here. और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता कादम्बनी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस हमले के बारे में और डिटेल्स बताने के लिए। कादम्बनी, अभी स्पष्ट हो गया है कि एक आतंकी हमला था, और अब सवाल यह है कि जो हमलावर था वो कौन था, कहां से आया था, क्यों उसने अटैक किया, इस बारे में क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं अभी? देखिए, अभी तक जो इसके बारे में जानकारी मिली है वो ये कि एफबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब इन्वेस्टिगेशन उनकी निगरानी में हो रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि ये उसे आतंकवादी हमले की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जो हमलावर है वो मारा गया है। इसके अलावा उन्होंने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये जो हमला हुआ है वो साल के पहले दिन 3 बजे सुबह वहां के वक्त के मुताबिक हुआ है, करीब 3 सवा 3 बजे के करीब, जब नए साल के जश्न में ये पूरा इलाका डूबा हुआ था। जहां पर हमला हुआ है वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है न्यू ऑर्लिन्स का। वहां पर कई तरह के क्लब्स हैं, बार्स हैं, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए हुए थे, नाच गा रहे थे, वहां पर पार्टी कर रहे थे, और अचानक ये शख्स जो है वो रौंदता चला गया इन्हें। पुलिस ने साफ कहा है कि ये जानबूझ के किया हुआ एक हमला था। कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। 35 लोग इस वक्त अस्पताल में बताए जा रहे हैं। हो सकता है एक और शख्स अस्पताल में हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जो चश्मदीद हैं उनका फौरन ये कहना था कि वो शख्स जब उसकी गाड़ी रुक गई, जो एसयूवी, सफेद रंग की जो एसयूवी वो चला रहा था, जब वो रुक गई, उसके बाद उसने उतरकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े वहां पर जो मौजूद थे। और आपको बताऊं कि नए साल के जश्न को देखते हुए एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो है वहां पर होने वाला था, उसको देखते हुए कम से कम 300 पुलिस वाले इस पूरे इलाके में तैनात थे। लेकिन तब भी ये हमला हुआ तो पुलिस वाले भी उसकी तरफ दौड़े और वो गोलियां चलाता रहा। 2 पुलिस वाले भी इस गोलीबारी में जख्मी हुए हैं, वो भी अस्पताल में हैं। तो फिलहाल ये शख्स मारा गया है, लेकिन जांच जारी है। लोगों को वहां नहीं आने के लिए कहा गया है। खुद प्रेसिडेंट बाइडेन को ये सारी जानकारी दी गई है कि वहां पर हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। और अब रुख करते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी का। मुंबई पर आतंकवादी हमले का एक बड़ा आरोपी तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा। अमेरिका से प्रत्यर्पण से बचने की उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई है।
मुंबई को दहला देने वाले इन आतंकवादी हमलों के मुजरिम तहव्वुर राणा का भारत आने से बचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। अमेरिका की अपील अदालत में जजों के एक पैनल ने उसके भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी। पिछले साल 15 अगस्त को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने का फैसला दिया था। इसके खिलाफ राणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन उसे झटका ही लगा। इससे पहले भी उसने एक याचिका दायर करके कहा था कि सुनवाई पूरी होने तक उसे भारत को ना सौंपा जाए, लेकिन ये याचिका खारिज हो गई। मई 2023 में भी अमेरिका की एक अदालत ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया था। राणा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। मुंबई हमलों से जुड़े डेविड कोलमैन हेडली की हर तरह से मदद का आरोप राणा पर है। उसने मुंबई में जिन जगहों पर हमला हुआ, उनकी रेकी में भी हेडली की मदद की। मुंबई पर हमलों के 1 साल बाद राणा को पकड़ा गया था। उस पर पाकिस्तान की शह वाले आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगा। राणा ने भारत आने से बचने के लिए हर संभव चाल चली, लेकिन भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अमेरिका की अदालतों में जो सबूत पेश किए गए, उनसे साफ हो रहा था कि मुंबई पर हमलों के मामले में राणा का पूरा हाथ है। कुछ देर लगी, लेकिन राणा की हर चाल नाकाम होती गई। अब उसे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी और पीड़ितों को इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ ब्रह्मा चेलानी हैं, जो कि सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा आपका। अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा, कितने दिन में उसकी वो भारत लाया जा सकता है? दूसरी बात ये कि अगर जांच के लिहाज से देखें 26/11 की, तो कितनी बड़ी ये कामयाबी है, और क्या नए पहलू भी कुछ निकलकर सामने आ सकते हैं जो अब तक इस पूरी जब ये मामला हुआ था सामने नहीं आया? राणा को अमेरिका ने पकड़ा था करीब 15 साल पहले जी। और उनका कन्विक्शन हुआ था 2011 में। 13 साल बीत गए हैं, अभी तक उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ है। उसके अलावा एक दूसरे बंदे हैं जो राणा से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने मुंबई की का जो पूरा मास्टर प्लान था उन्होंने बनाया था। उनका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। उनका कन्विक्शन अमेरिकन कोर्ट में हुआ था 2013 में, 11 साल पहले। उनका एक्स्ट्राडिशन भी नहीं हुआ है अभी तक, और लगता है कि डेविड कोलमैन हेडली का एक्स्ट्राडिशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये डेविड कोलमैन हेडली एक डबल एजेंट थे। एक तरफ वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए। तो ये राणा हेडली के साथी थे और हेडली को अपना गुरु मानते थे। तो अगर राणा का एक्स्ट्राडिशन होता भी है जी, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है हेडली, उसका भारत को सौंपना इस समय लगता नहीं है पॉसिबल। जी। तो सवाल यह है ब्रह्मा कि आखिर अमेरिका की रिजर्वेशन हेडली को लेकर क्या है, क्योंकि भारत लगातार मांग करता रहा है कि उसको भी सौंपा जाए, क्योंकि वो एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले की। वो रेकी में शामिल था, वो प्लानिंग में शामिल था, वो जो इलाके चिन्हित किए गए जहां पर अटैक हुआ, उनको चिन्हित करने में उसकी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। क्योंकि राणा काम कर रहे थे हेडली के इशारे पर, तो उस वजह उनका एक्स्ट्राडिशन भी काफ़ी डिले हो चुका है। मगर जो बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हेडली अपने अमेरिकन सोर्सेस को बता रहा था, उनको एडवांस इंफॉर्मेशन दी जी, मुंबई अटैक के बारे में, तो अमेरिका ने भारत के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं की? तो इस तरह के जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उस वजह ये एक्स्ट्राडिशन दोनों केसेस में बहुत ही डिलेड हो चुका है। मगर जो असलियत है जी, मुंबई अटैक के बारे में, वो ये है कि अगर एक ही टेररिस्ट पकड़ा गया था ना उस अटैक में,
जी वो टेररिस्ट पकड़ा गया क्योंकि एक बंदा, एक पुलिसमैन मुंबई का, टुकाराम ओमले, उसने अपनी जान दे दी, मगर उसने कसब को, जो टेररिस्ट कसब थे, जी उसको पकड़ लिया। अगर वो कसब पकड़ा नहीं होता तो ये जो पूरा प्लॉट था पाकिस्तान जी का वो खुलता नहीं। तो जी जो सबसे इम्पोर्टेंट ओपनिंग मिली थी भारत को टुकाराम ओमले के बजाय, उन्होंने जब कसब को पकड़ा जी और फिर कसब की जो क्वेश्चनिंग हुई, उससे से जानकारी मिली कि ये पूरे सारे जो बंदे आए थे, करीब 12 जी लोग जी पाकिस्तान से, और पाकिस्तानी आईएसआई ने इनको भेजा था। तो वो जो सारा रेवलेशंस हुए थे, वही सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है भारत को। जी आते हैं ब्रह्मा आपके पास। एक और खबर है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। पहले खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। चीन, तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश के बाद जब संगठन D8 भी मुंह मांगी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ तो दुश्मन बनाने वाला पाकिस्तान नए दोस्त ढूंढ रहा है। नजर ताजिकिस्तान पर है क्योंकि तालिबान ने उसे परेशान किया हुआ है और अगर किसी की मदद से तालिबान को परेशान किया जा सकता है तो वो उसकी नज़र में ताजिकिस्तान ही हो सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान को समझ आने लगा है कि मामला आसानी से सुलटने वाला नहीं है, इसलिए उसने तालिबान पर तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। सबसे नई कोशिश तजाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने तजाकिस्तान में वहां के राष्ट्रपति इमोमली रहमान से मुलाकात की। कहा गया कि इलाकाई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन हकीकत में इसे तालिबान के साथ ताकत का संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्ती की कोशिश बताया जा रहा है। वैसे तजाकिस्तान तालिबान विरोधी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान NRA का ठिकाना रहा है। इस संगठन को पहले नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था। आईएसआई बदले माहौल में NRA के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए तजाकिस्तान को भी साधना जरूरी होगा। वैसे तजाकिस्तान के तालिबान के साथ आसपास के दूसरे देशों जैसे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि 1996 से 2001 के बीच पाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ था। तब इसे रूस, ईरान और तजाकिस्तान का समर्थन था और पाकिस्तान तालिबान के साथ था। अब नए माहौल में समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपने मंसूबे पूरे करने आसान नहीं होंगे, क्योंकि ताजिक लोगों की एक बड़ी संख्या अफगानिस्तान में रहती है और अफगान लोगों की बड़ी संख्या तजाकिस्तान में। राजनीतिक रिश्ते कैसे भी हों, इन लोगों के रिश्ते आपस में बने रहते हैं। नेताओं को इसका एहसास है। पाकिस्तान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। हम एक बार फिर से ब्रह्मा का यहाँ पर रुख करेंगे। ब्रह्मा, सवाल एक बेसिक सा यही है, ये जो पाकिस्तान दाना डाल रहा है इसका कोई फायदा होगा? क्या ताजिकिस्तान उसके बहकावे में आएगा? जो वो टारगेट लेके चल रहा है क्या वो पूरा होगा? जो दुश्मनी है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। मगर जुलाई में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ गए ताजिकिस्तान, उस समय उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का एग्रीमेंट। तो उसके बाद अब आईएसआई के चीफ गए हैं ताजिकिस्तान। मगर जो बैड ब्लड है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई सालों से, वो ख़त्म होने वाला नहीं है आसान से, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो तालिबान का सपोर्ट किया इतने सालों से, और जो ताजिक हैं अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ ये तालिबान ने काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ किए हैं काफ़ी सालों से। तो वो सारी जो बातें हैं वो ताजिकिस्तान भूलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा आपका, दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ का एक परिवार परेशान है कि उनके घर का नौजवान पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं जिससे परिवार परेशान है और चाहता है कि सरकार इस मामले में कोई दखल दे।
इन सबको अचरज इस बात का है कि बादल बाबू दूसरे देश में कैसे पहुंच गया और चिंता इस बात की कि अब वापस कैसे आएगा। कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार वालों को खबर मिल रही है कि बादल बाबू पाकिस्तान में कहीं है। यहाँ से वो दिल्ली गया था काम करने, कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई का काम करने। वहां से बिना बताए चला गया। आज हमें सुबह पता चला है कि वो पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारा अगला कदम बस यही है, हम विनती कर सकते हैं सरकार से, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम विनती कर सकते हैं सरकार से कि सरकार हमारे भाई के लिए यहाँ पर सही सलामत ले आए। बादल बाबू दिल्ली में कपड़ों की सिलाई का काम करता था। उसने कुछ दिन पहले वीडियो कॉल के जरिए घर वालों से बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ है। उसने यही कहा कि मम्मी मैं काम कर रहा हूँ और मैं सही हूँ, मेरा मोबाइल खराब हो गया है और मैं बात अब नहीं कर पाऊंगा, जब ले लूंगा जब ही बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया। ये नहीं बताया मैं काम पे काम कर रहा हूँ? नहीं, ये नहीं बताया। पुलिस वाले कैमरे पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि जब तक सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिलती है वो इस मामले में क्या कर सकते हैं। अलीगढ़ से अदनान की रिपोर्ट। और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। नए साल का स्वागत करने की तैयारियों में लगे प्यूर्टो में अचानक बत्ती गुल हो जाने से रंग में भंग हो गया। तकरीबन 13 लाख लोग अंधेरे में डूब गए। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बिजली बहाल करने में 2 दिन लग सकते हैं। जिन लोगों के पास जनरेटर है वो उनसे काम चला रहे हैं। बिजली वितरण का काम संभालने वाली कंपनी के मुताबिक 14,70,000 लोगों में से तकरीबन 90% के यहाँ बिजली गुल हो गई। जॉर्जिया में नए साल के मौके पर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहे। तबिलिसी में देश की संसद के सामने हजारों लोग जुटे। इस मौके पर राजधानी के बीचों बीच एक बड़ी टेबल लगाई गई थी। ईयू समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति सालोम जोराबिचविली ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जिनका लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। ईयू के साथ जाने के लिए बातचीत रोके जाने के सरकार के फैसले के बाद 28 नवंबर से प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। इस बीच नए राष्ट्रपति ने रविवार को शपथ ली। प्रदर्शनकारी नए राष्ट्रपति को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ऐसी संसद ने किया है जो चुनाव में बेईमानी से आई। रूस की राजधानी कीव पर सुबह सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर सुबह सुबह रूस के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। हमले में गिरी एक इमारत के बलबे में इस शख्स का शव मिला। हाल में नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन की एक इमारत की छत पर आग लग गई, लेकिन हमले की वजह से बैंक के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि नए साल की पूर्व संध्या पर रूस ने यूक्रेन को दर्द ही दिया और 111 ड्रोन हमले यूक्रेन के शहरों पर किए। उन्होंने दावा किया कि इनमें से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। इजरायली फौज ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम और एक गाड़ी पर हमला किया। इजरायली फौज का कहना है कि जब उसे शक हुआ कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी एक गाड़ी में हथियारों को इधर से उधर कर रहे हैं तो उसने हमला कर दिया। इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर के बावजूद यह हमला किया गया। 27 नवंबर को सीज फायर की शुरुआत के बाद से ही इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में तकरीबन रोज ही हमले कर रही है। तुर्की के हजारों लोगों ने नए साल का स्वागत गाजा के फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए किया। ये लोग इस्तांबुल के ऐतिहासिक गलाटा पुल पर जमा हुए। फिलिस्तीन से जुड़े तकरीबन 300 संगठनों के महासंघ ने इसका आयोजन किया। तुर्की का राष्ट्रपति के बेटे बिलाल अर्दोगन ने लोगों को संबोधित किया। बात करेंगे उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के विशालकाय मई दिवस स्टेडियम में नए साल की पूर्व संध्या पर जोरदार समारोह में राष्ट्रपति किम जोंग उन और उनकी बेटी भी शामिल हुए। किम और उनकी बेटी समारोह में एक साथ आए और साथ ही बैठे। उनके साथ ही कुछ सीनियर अधिकारियों ने भी बैठकर समारोह देखा। नए साल के समारोह में आइस स्केटिंग हुई और कुछ लोगों ने गाना भी गाया। आधी रात तक चले इस समारोह का समापन आतिशबाजी से हुआ।
असद की सरकार गिरने के बाद पहली बार नए साल का स्वागत सीरिया के लोगों ने धूम धड़ाके के साथ किया। दमिश्क में जमा हुए हजारों लोगों ने नाच गाकर आतिशबाजी का मजा लिया। हालांकि आसपास के इलाकों में माहौल इतना खुशगवार नजर नहीं आया। नए साल का स्वागत पूरी दुनिया में धूमधाम से किया गया। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। Every building is beautiful. Also we can see the London Eye. We want to see fireworks and we want to enjoy. Yeah, I came here with my friends and she is from India. She just traveled to visit the fireworks here. एनडीटीवी दुनिया में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।